ओके दोस्तों, तो हम लोग जो है एक लेट्स डिस्कस टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर कलिशन। ठीक है, अगर हमारा दो एटम्स या फिर एक न्यूक्लियस और एक एटम या फिर कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन और एक एटम हमारा कोलाइड करे, तो इन दैट केस हमारा किस तरीके से उसको एनालाइज करना है उसके बारे में अब हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो है वो कंसेप्चुअल पार्ट ही है। ठीक है, इसमें थ्योरी पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मेन में प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक्स जो है मैं उसके बारे में बात करूंगा। बट एक बात जरूर ध्यान देना, वो ये है एज अ डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी डिफॉर्मेशन के बारे में ये एटम जो है वो हमारा कोई बॉल्स नहीं है जो कि हमारा डिफॉर्मेशन होंगे। एज डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। एटॉमिक कलिजन्स पे और न्यूक्लियर कलिजन्स पे हमारा हीट का किसी भी प्रकार का हमारा कोई कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा एनर्जी होगी वो एनर्जी या तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स होंगे या फिर यूज्ड इन एनर्जी एक्साइटेशन होगी या तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा, या तो सॉरी क्या लिख दिया, या तो वो एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में इस्तेमाल होगा, या तो वो चीज हमारा कोई भी प्रकार का न्यूक्लियर एक्साइटेशन के फॉर्म में रहेगा और वो न्यूक्लियस बाद में गामा रेज को एमिट करता हुआ हम लोगों का वापस अपना ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ठीक है, तो एटॉमिक कलिजन्स के फंडे में हम कहीं पर भी हीट के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास एनर्जी होंगे या तो वो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नजर आएगा, या तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में इस्तेमाल हो जाएगा, या न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। बेसिकली मैं इस टॉपिक के थ्रू मॉडर्न फिजिक्स को अब रैप अप कर रहा हूं, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक, इसके बारे में ढंग से ध्यान देना। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले एकदम सिंपल एक सवाल के थ्रू में ये वाला चैप्टर को चालू करता हूं। तो मान लो हमारे पास एक है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो राइट नाउ हमारा ग्राउंड स्टेट पे है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम हमारा रेस्ट पर भी है। अब यहां पर जो है वो एक न्यूट्रॉन यहां पर आ रहा है और इसके साथ हमारा वेलोसिटी v के साथ ये एक हेड ऑन कलिजन परफॉर्म करता है। इसका जो होता है वो होता है एक हेड ऑन कलिजन। ठीक है, कैलकुलेट kinetic energy of neutron for which collision can be perfectly elastic and inelastic। हमें वो सारे केसेस कंसिडर करना है और इसके बाद इस क्वेश्चन को हम आगे एक्सटेंड भी करने वाले हैं। वो सारे काइनेटिक एनर्जी जहां पर पार्शियली इलास्टिक होगा तो दोनों का वेलोसिटीज कितने होंगे, दोनों में किस तरीके से एनर्जी जो है वो हमारा डिवाइड होने वाला है, वो सारी बातें हम डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन में गंदगी ना हो, एक mass of neutron
टू बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बात को हमें समझना पड़ेगा, जो हमारा कलिजन हो किस तरीके से रहा है, हमारा जो कलिजन है वो हो किस तरीके से रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इंप्लाइज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला क्वेश्चन में कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी अब क्या होगा। देखो, सबसे पहले न्यूट्रॉन एंड H atom collides। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों जो हमारा न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम है वो दोनों हमारा कोलाइड करेगा, और सबसे पहले एंड दे स्टार्ट मूविंग with common velocity। सबसे पहले स्टेप में जब न्यूट्रॉन हमारा हाइड्रोजन एटम के पास पहुंचेगा तो सबसे पहले उन दोनों के न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन के बीच में, यानी इफेक्टिवली एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हमारा कलिजन होगा, और कलिजन होने के बाद दोनों जो है वो कॉमन वेलोसिटी को पकड़ते हुए साथ में मूव करना चालू करेगा। तो अगर इसका वेलोसिटी था v0, मैं मान लेता हूं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मैं लिख सकता हूं या नहीं, m इंटू v0 2m इंटू v, तो जो कॉमन वेलोसिटी होगा दैट विल बी v0/2। ठीक है, तो मान लो जो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v0² दैट इज इक्वल्स टू k। तो जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी that will be equals to 2 into half mv², so that is equals to mv0² by 2, by 4, and we can see that value is equals to k/2। उस इंस्टेंट पे जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करना चालू करेगा, ठीक है, उस टाइम पे जो दोनों का कॉमन वेलोसिटी होगी, that common velocity will be equals to कितना होगा, v0/2, एंड उसके करस्पॉन्डिंग अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है तो उस इंस्टेंट का जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू k/2। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें, जो हमारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, एनर्जी लॉस्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू k माइनस k/2, दैट इज k/2। और देखो, ध्यान देना, हीट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस एनर्जी विल गो टू इलेक्ट्रॉन। ये वाला काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन मेरा ग्राउंड स्टेट में है राइट नाउ बैठा हुआ, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान दूं, मैंने कुछ लेवल्स बना रहा हूं इन जनरल, तो ये है मेरा 13.6 eV,
यहां पर ऊपर जो है वहां पर है हमारा 0 eV, और बीच में इन जनरल कोई भी लेवल के बारे में अगर मैं देखूं तो उसका एनर्जी आएगा -13.6 बाई n² इंटू EV। ठीक है। अच्छा, इमीडिएट ये वाले का एनर्जी कितना है? -3.4 EV, और ये वाला जो एनर्जी गैप है वो है मेरा 10.2 EV। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज डेफिनेटली 10.2 EV। इतना एनर्जी को तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगला 12.1 EV में भी अगला एक्साइटेशन डेफिनेटली पॉसिबल है, बट मिनिमम टू मिनिमम अगर हम बात करें तो 10.2 EV तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो एक्साइटेशन होना संभव ही तो नहीं है। अच्छा, एक बात समझो यहां पर, इफ K/2 इज लेस देन 10.2 EV, यानी K अगर मेरा लेस देन 20.4 EV है, दैट इंप्लाइज no excitation will be possible। सो ध्यान दो क्या हो रहा है। सबसे पहले दोनों कॉमन वेलोसिटी से एक इंस्टेंट के लिए मूव किया, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी पहुंची, बट वो जो एनर्जी पहुंची वो 10.2 EV से कम पहुंची। तो ग्राउंड स्टेट में क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक्साइटेशन होना किसी भी हालात पर संभव ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेके ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन उसको कोई स्टेट नहीं मिला एक्साइटेशन के लिए, तो वापस इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेटली हमारा ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन विल कम डाउन या कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे वो वापस अपना ग्राउंड स्टेट पर वापस आने वाला है, ये बात तो निश्चित है, राइट। और इलेक्ट्रॉन अगर अपना ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा दोस्तों, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, K/2 एनर्जी इज बैक टू सिस्टम इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो वापस वो K/2 जो इलेक्ट्रॉन को मिली थी एक क्षण के लिए, वो इलेक्ट्रॉन ने सिस्टम को वापस दे दिया। अगेन कोई हीट का फंडा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिस्टम का वापस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा वो वापस मेरा K हो जाएगा, एंड इनिशियल भी K है, फाइनल भी K है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा बीच में क्या हुआ, ये एक परफेक्टली इलास्टिक कलीजन होने वाला है। और दो इक्वल मास में परफेक्टली इलास्टिक कलीजन हुआ है तो वेलोसिटीज डेफिनेटली हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन जो है वो अब हमारा रेस्ट पर आ जाएगा, और जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, मूव्स विथ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू K। तो दोस्तों अगर कोई पूछा जो परफेक्टली इलास्टिक कलिजन होने का कंडीशन क्या है, तो सिंपल सी बात है, इफ
kinetic energy of incoming, if kinetic energy of incoming neutron is less than 20.4 eV, then the collision is a perfectly इलास्टिक। तब ये जो कलिजन होगा वो डेफिनेटली हमारा परफेक्टली इलास्टिक कलिजन होने वाला है। पहले इस बात को हम ढंग से समझते हैं, ठीक है, राइट। नाउ अब अगर हमें पूछे जो परफेक्टली इन इलास्टिक कब होगा, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है वो कब होने वाला है। दोस्तों ध्यान देना, सिंपल सी बात है, इफ k/2 is equals to exact energy required for electronic transition, अगर जो हमारा k/2 है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो उसके साथ एग्जैक्टली इक्वल हुआ, देन इलेक्ट्रॉन will get excited, absorbing all of k/2. पूरा का पूरा जो k/2 है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा बाय द वे उसका वैल्यू क्या होगा, यानी ये वाला सिनेरियो बनेगा जो k/2 अगर है वो 13.6 इसके इक्वल हो, n जो है वो हमारा है 2 3 ... ये एक पॉसिबिलिटी है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एक्साइटेशन पॉसिबल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी के जो होगी दैट विल बी 27.2। ये जो वैल्यूज ऑफ के है ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो वैल्यूज ऑफ के है ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जो k/2 है उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गया है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, collision will be perfectly inelastic. The collision will be perfectly inelastic, यानी ये दोनों जो स्टार्टिंग में साथ में चिपका वो चिपका हुआ ही रह जाएगा, क्योंकि चिपकने के बाद जितना लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन ने एग्जैक्टली उसको एब्जॉर्ब करके हमारा एक्साइट हो गया है, और इस कारण पे जो साथ में चिपका था वो दोनों हमारा साथ में ही मूव करेगा, यानी बोथ न्यूट्रॉन एंड H atom, both neutron and H atom moves together with kinetic energy equals to k/4। दोनों के पास k/4 रहने वाला है। टोटल k/2 है, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का स्पीड सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का k/4 होने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो हमारा k है उसका पहला वैल्यू क्या है, अगर मैं n पुट करता हूं
20.4 eV। अगला अगर मैं इनको 3 पुट करता हूं तो n3 पुट करने पे होता है 12.1 इंटू 2, 24.2 eV। ये सारे के सारे केसेस के लिए collision will be perfectly inelastic। तो परफेक्टली इनइलास्टिक collision जो है वो हमारा तब होने वाली है जब हमारा जो collision है उसके बाद इमीडिएट पाथ का एनर्जी हमारा एग्जैक्टली सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाने के लिए। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है। अब लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक का और एक कंडीशन भी है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। ध्यान देना, इफ K इज ग्रेटर देन 27.2 eV, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं मान लो 30 eV। इन दैट केस क्या होगा, K/2 इज इक्वल्स टू 15 eV। और ये जो 15 eV है वो सिंपली अगर हम ध्यान दें 13.6 eV से तो डेफिनेटली ज्यादा ही है। तो अगर ये एनर्जी हमारा 13.6 eV से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा? जी हां, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1.4 eV, यानी 15 माइनस 13.6 1.4 eV के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बाहर निकलेगा एंड न्यूट्रॉन एंड H+ आयन मूव्स टुगेदर। अब इसको परफेक्टली इनइलास्टिक collision बोलोगे या नहीं वो डिबेटेबल है। द रीजन बीइंग पहले H एटम था, अब हमारे पास H+ आयन बन गया है, तो अगर उसका आइडेंटिटी बदल गया है वो अपने आप में सवाल है जो इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक collision बोलेंगे या नहीं। दैट इज अ मैटर ऑफ लाइक डेफिनेशन। अदरवाइज यहां पर भी अगर 27.2 से ज्यादा तुम कुछ भी डालोगे तो डेफिनेट सी बात है दोनों साथ में ही मूव करेगा। बट हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी को लेकर हमारा बाहर निकल जाएंगे। दोनों के पास जो है टोटल 15 eV दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी बचेगा, तो दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो होगी 7.5 eV। 7.5 eV। देखो चीजें इतनी सिंपल नहीं होती है, बहुत क्लोज अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती है। जब न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत बार जो है वो हमारे एटम के साथ इंटरेक्ट करता भी नहीं है, ठीक है, टनलिंग हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट हमें उन सारी बड़ी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अभी तो हमें राइट नाउ जो चीजों पे ध्यान देनी है, जो अगर सब कुछ आइडियल दुनिया है तो इन दैट केस collision पे क्या होने वाला है। अभी तक हमने क्या बात समझे हैं, अगर हमारा एनर्जी जो है वो 20.4 eV से कम हुआ, ये स्पेशल केस के लिए बात कर रहा हूं, केस टू केस हर चीज अलग अलग होगा, ठीक है ना, मैं बहुत स्पेशल केस लिया हूं। अगर 20.4 eV यानी पहला ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पाए जो बेयर मिनिमम है, तो वापस सिस्टम को एनर्जी मिल जाएगी। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है परफेक्टली इलास्टिक collision है, जैसे कि दो पार्टिकल्स में होता है, दे विल जस्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो न्यूट्रॉन हमारा रेस्ट पे आ जाएगा और हाइड्रोजन एटम हमारा काइनेटिक एनर्जी K के साथ मूव करते हुए आगे की ओर निकाल जाएंगे। अगर हमारा एनर्जी K/2 एग्जैक्टली इक्वल हुआ द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ट्रांजिशन, तो इन दैट केस परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, या फिर 27.2 eV से भी ज्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन एटम विल आयोनाइज, बट वो जो आयन है और जो न्यूट्रॉन है
वो साथ में ही हमारा मूव करेगा। उसको परफेक्टली इनइलास्टिक तुम बोलना चाहते हो या नहीं चाहते हो, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। सो फार सो गुड, यहां तक तो बात सब कुछ समझ में आ गई है। बट नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस, व्हाट इफ K is equals to 22 EV? मैं अगले बोर्ड में इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं, पर ध्यान देना 22 EV जो है वो 20.4 से तो ज्यादा है, बट 24.2 से हमारा कम है। यानी इलेक्ट्रॉन का पहली ट्रांजिशन के लिए, पहली ट्रांजिशन जो है वो तो संभव है, लेकिन n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 3 का ट्रांजिशन जो है वो हमारा संभव नहीं है। तो सवाल ये है इस पोजीशन में क्या होने वाला है। थिंक अबाउट इट, सॉल्व मैं अभी करने वाला हूं। ओके दोस्तों, सो नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो है मेरा 22 EV। तो अब जो है उसके अंदर 11 EV जो है वो हमारा रिसीव हो गया है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, n इक्वल्स टू 1 से 2, इसका जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है मेरा 10.2 EV। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 12.1 EV। यानी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी तो है जो कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर एक्साइट होगा, बट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे एक्साइट नहीं होगा। सो व्हाट हैपेंस सर? एक्चुअली देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अच्छा, ये वाला पॉसिबिलिटी भी होती है, ध्यान देना। द पॉसिबिलिटी 1 इज, जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं मिला है, तो प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं मिला है तो कोई गारंटी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन अब क्या करने वाला है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन गिव्स बैक all its 11 EV एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल भी एक्साइट, क्योंकि उसको कोई स्टेट नहीं मिला, तो इलेक्ट्रॉन वापस अपना ग्राउंड स्टेट पे आ गया। दोस्तों ध्यान देना, दिस इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा पूरा का पूरा 11 EV का एनर्जी जो है वो हमारा सिस्टम को वापस दे दिया है। ठीक है, और जैसे ही ये वापस देगा हम सीधा बोल देंगे collision is perfectly elastic। collision जो है वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक बन जाएगा, और अगर परफेक्टली इलास्टिक बन गया है तो दैट सिंपली इंप्लाइज न्यूट्रॉन हमारा अब इस पोजीशन पे आ जाएगा रेस्ट पर, और जो हमारा H एटम है उसका काइनेटिक एनर्जी 22 EV के साथ वो हमारा राइट की ओर आगे निकल जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी हां, बिल्कुल है। अगर कोई बोलता है नहीं है, उसको पकड़ो और मारो, डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी। ये वाला पॉसिबिलिटी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर स्टेट नहीं मिला तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन पर जंप बैक कर सकता है, उस चीज के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड इसी बात पे एक दूसरा पॉसिबिलिटी भी क्रिएट होती है, एंड दैट इज द पॉसिबिलिटी 2। ऑब्वियसली बात है, जो 1 से 2 जाने जितना एनर्जी तो है, यानी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स
10.2 EV to get excited to n equals to 2 state। यानी जब वो कमबैक कर रहा था तो कमबैक पे वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे ही रुक गया और 10.2 EV ही वो केवल और केवल उसने अब्सॉर्ब किया। तो 11 EV उसको मिला था, 10.2 EV उसने अब्सॉर्ब कर लिया। तो एनर्जी गिवन बैक टू सिस्टम is equals to 0.8 EV। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो अब हमारा बनेगा दैट विल बी 11.8 EV। और ये वाला 11.8 EV के साथ जो हमारा न्यूट्रॉन है वो मेरा वेलोसिटी v1 से निकल जाएगा और जो मेरा हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा विद अ वेलोसिटी v2, जहां पर v2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन v1। सो नाउ दैट इज गोइंग टू हैपन। यानी हम लोग अब जिस तरफ देख रहे हैं, what we are looking at is partially elastic collision। और अब हम इन दोनों को एक सिंपल पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। यानी इनिशियल वेलोसिटी था v0, जहां पे हाफ mv0 स्क्वायर विथ प्रॉपर यूनिट 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो व्हाट वी हैव इज, हम मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशन करने का ट्राई करेंगे। mv1 mv2, यानी व्हाट वी हैव इज v0 इक्वल्स टू v1 प्लस v2। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी नो इज हाफ mv1 स्क्वायर plus half m v2 square, that divided by half m v0 square is 11.8 by 22। अच्छा, मैं रेशियो इसलिए लिया जो कि हमें यूनिट्स को लेकर खेलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? अदरवाइज इसको लेकर सॉल्व करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। सो व्हाट वी हैव इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर अगर हम ध्यान दें 5.9 बाई 11 इंटू v0 स्क्वायर, ये हमारे पास आने वाला है। एंड विद द कंडीशन जो हमारा v2 जो होगा वो डेफिनेटली v1 से तो बड़ा होने वाला ही है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्क्वायर इट। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इक्वल्स टू v0 स्क्वायर। So what I have is 2v1 v2 is equals to 5.1 into v0 square, ठीक है? And now इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो what we have is v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, वो जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया था
तो मेरे पास आ जाएगा 0.8/11 इंटू V0²। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 0.8/11 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये यहां पर 77 होगा 3, ठीक है। I hope that point is understood. And now let's take the root. तो V2 minus V1 जो आएगा that will be root over 73. So 8 8 is 64, 81 उसके बीच में है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें 64, 900, 16, 5 will be okay, ठीक है। 5 से थोड़ा बड़ा V2 minus V1 will be 0.6 V0. So now it's pretty simple and straightforward. We have V2 plus V1 that is equals to V0 also. So V2 का जो वैल्यू आ जाएगा that will be 1.43 V0 और V1 का जो वैल्यू आ जाएगी that will be simply कितना आ जा रहा है, सबस्ट्रैक्ट मतलब नेगेटिव में आ रहा है तो यानी वो उल्टा मूव करेगा, दैट्स फॉर श्योर। V1 का जो वैल्यू आ जा रहा है वो आ जा रहा है -0.43 V0, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। हैव आई डन राइट? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये आ रहा है 1.86, सॉरी 0.93 V0 और ये जो आ जा रहा है दैट इज 0.07 V0, ठीक है। These are the two values. I hope the calculations are correct. Please check it. मेरे ख्याल से कैलकुलेशन फिर भी सही है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। मेरे पास V1 और V2 इन टर्म्स ऑफ V0 आ गया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो आएगा that will be half mv1² V0² into 49 10 to the power of -4। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी that will be equals to 0.0049 into the initial kinetic energy, इतनी EV, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एंड फॉर प्रैक्टिकल इसको 0.5 मान लो, ये वाला 5 कर लो, तो 5 इंटू दिस इसका 110, दिस विल बी 0.11 EV अप्रोक्सीमेटली। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ H एटम जो आएगी दैट विल बी सिंपली 11.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बात को समझो किस तरीके से पूरा का पूरा चीजों को अप्रोच करना है। अगर न्यूट्रॉन और H एटम के बीच में कलिजन हो रहा है, इन दैट केस जितना भी पॉसिबिलिटीज है वो सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग यहां पर एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, हमारे पास 2 H एटम है, ठीक है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी वेलोसिटी v से जा रहा है, ये भी वेलोसिटी v से जा रहा है, और यहां पर जो कलिजन है वो हेड ऑन है। यहां पर जो कलिजन है वो हमारा हेड ऑन कलिजन है, राइट। अच्छा, both have electrons in ground state। दोनों के दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ग्राउंड स्टेट पे है। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों का वेलोसिटी अगर v है तो काइनेटिक एनर्जी को मैं k लिख सकता हूं,
find K to excite one electron to second excited state. K का वैल्यू क्या होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एग्जैक्टली एक हमारा एक्साइट हो, उसके लिए हमारा कंडीशन क्या है। अच्छा ध्यान देना, एक्चुअली बहुत वाहियात क्वेश्चन है। दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो जैसे जैसे अप्रोच करेगा, ऑब्वियस सी बात है दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिपेल तो करेगा ही करेगा, और ऑब्वियस सी बात है उसका जो स्फेरिकल शेप है वो डिस्टर्बेंस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल एक्चुअली कम इन टू प्ले, बट ऐसे क्वेश्चनों में मैं अभी लिख तो दे रहा हूं लेकिन एग्जाम में वो वाहियात इंसान लोग लिखेंगे नहीं, मैं इस चीज का भी गारंटी दे रहा हूं। नेग्लेक्ट ये तुम्हें अपने सूझबूझ से करना पड़ेगा। नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नेग्लेक्ट एनी टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। एक्चुअल में जो दोनों के क्लाउड में डिस्टॉर्शन होगा, जो डाइपोल्स क्रिएट होंगे और उस डाइपोल्स के कारण जो उनके बीच में फोर्सेस काम करेंगे, उन बातों को नजरअंदाज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया जाए। अच्छा ऑब्वियस सी बात है दोनों का वेलोसिटी वीवी है, तो आफ्टर कलीजन conservation of a linear momentum implies both will come at rest. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों जो है वो हमारा रेस्ट पर डेफिनेटली आ जाएगा। तो एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी? एनर्जी लॉस्ट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2k। और बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो पे हम देखेंगे, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो पे हम देखेंगे ये k का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे भी हो सकता है, बट मैं ये मान लूंगा बेस्ट पॉसिबल केस के लिए रिसीव्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली यहां पर k नहीं बोल के हमें k मिनिमम बोलना चाहिए, ठीक है, हमें k नहीं बोल के वहां पे k मिनिमम बोलना चाहिए। तो हम बेस्ट केस ले रहे हैं जो कि ये 2k एनर्जी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पे रिसीव हो जाए। नाउ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन कितना आ जाएगा मेरे पास? 13.61 minus 1 by 9, that comes out to be approximately 12.1 eV। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास आएगा 2 into k min 12.1 eV, तो k का जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए that will be 6.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद है ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं एक एक करके। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स, अ मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी D प्लस आयन, ठीक है। कॉलिजन जो है वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। तो जो न्यूट्रॉन के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना फ्रैक्शन वो लूज करेगा कॉलिजन पे। पहला केस कॉलिजन हमारा परफेक्टली हेड ऑन है। दूसरा केस आफ्टर द कॉलिजन दोनों आपस में 90 डिग्री पर स्कैटर करते हुए निकल रहा है, ठीक है। सो दोस्तों ध्यान देना इस पर, मेन इंपॉर्टेंट बात, जो कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का मेन फायदा यह है वी कैन
treat them as particles. हम सिंपली उनको पार्टिकल की तरह जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं. मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को इक्वल मानने बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा न्यूट्रॉन का मास को अगर हम m मानेंगे, d प्लस का हम मास मानेंगे 2m. तो पहला वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान है, यानी व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज द हेड ऑन कोलिशन. तो दोस्तों ध्यान देना, हेड ऑन कोलिशन पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास मास है m, ये कुछ वेलोसिटी v0 से आ रहा है, और यहां पर हमारा मास पड़ा हुआ है 2m. तो आफ्टर द कोलिशन मान लो इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2. So what we can do is we can simply conserve the linear momentum mv0 ये हमारे पास आ जाएगा, यानी m काट के खुश हो जाओ. So v0 will be 2v1 plus v2. और इसके अलावा E हमारा 1 है, तो यहां पे तो नॉर्मल पार्टिकल्स की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो E इक्वल्स टू हमारा 1 है, तो v1 माइनस v2 बाई v0 समझ में आ रहा है. गुड. सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास 3v1 आ जाएगा 2v0, तो v1 आ जाएगा 2v0 बाई 3, और v2 का जो वैल्यू आएगा, सो इफ वी सी दैट इज माइनस v0 बाई 3, यानी वो पीछे की तरफ जाने वाला है. ठीक है. सो ऑब्वियस बात है, अगर हमारा हाफ m v0 स्क्वायर को मैं k बोलता हूं, दैट इंप्लाइज जो हमारा न्यूट्रॉन का फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ m v0 स्क्वायर बाई 9, तो दैट विल बी इक्वल्स टू k बाई 9. तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट will be equals to 100 into 8 by 9. लगभग 89% एनर्जी जो है वो अपना लूज करके बैठ जाएगा इस पर्टिकुलर कोलिशन पे. ठीक है. ओके दोस्तों, तो अब ऑब्लिक कोलिशन के बारे में बात करते हैं. तो ये जो है वो हमारा स्कैटरिंग एट 9 राइट एंगल्स है. सॉरी, मैं यहां पे एक चीज लिखना भूल गया, दैट इज द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एट राइट एंगल्स. ठीक है. दोनों आपस में 90 पे होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ध्यान देना. दोनों आपस में 90 पे होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. राइट. ओके, तो न्यूट्रॉन इज स्कैटरिंग, तो हम कंसीडर कर रहे हैं ऑब्लिक कोलिशन. तो ऑब्लिक कोलिशन के केस में क्या होगा, ध्यान देना. जो हमारा ये ड्यूट्रियम आयन था D+, वो यहां पर था, और न्यूट्रॉन जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में v0 वेक्टर को रखते हुए चल रहा था. एंड आफ्टर द कोलिशन जो हमारा न्यूट्रॉन है ये बोला है हमारा v1 वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाते हुए स्कैटर कर चुका है. ऑब्वियस बात है, इस डायरेक्शन के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से जो हमारा ड्यूट्रियम होगा वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन पे जाने वाला है विथ अ वेलोसिटी ऑफ v2 वेक्टर. ठीक है. सो मुझे v0 वेक्टर और v1 वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो हमें डेफिनेटली मालूम है. सो यहां पर E का कोई फंडा हम लगा नहीं सकते क्योंकि एंगल्स वगैरह का हमें कोई आइडिया नहीं है. तो या तो हम थीटा वगैरह लेकर चालू हो जाए, या फिर दूसरा तरीका है इसको हम वेक्टोरियली सॉल्व करने का ट्राई करें. तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम दो इक्वेशन बना सकते हैं. एक पहला है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
मैं अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो डेफिनेटली ये लिख सकता हूं, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी व्हाट आई कैन राइट इज v naught vector v1 vector plus 2 v2 vector। एंड दूसरा जो लिख सकता हूं वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज हाफ m v naught square, that is equals to half m v1 square plus half 2m into v2 square। यानी what I can write is v naught square equals to v1 square plus 2 v2 square। This is the equation of conservation of energy। So ये दोनों इक्वेशन में लिख सकता हूं, और इसके अलावा एक एडिशनल कंडीशन मुझे मालूम है, जो v0 और v1 आपस में 90 डिग्री पे बनाया हुआ है, तो v0 vector dot v1 vector that must be equals to 0। So this is the additional condition that we can use। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला इक्वेशन में v0 और v1 को मुझे साथ में लेना चाहिए मॉड लेने के पहले, क्योंकि v2 और v1 का एंगल्स के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना कि v0 और v2 के बीच में। सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, v0 vector minus v1 vector, that is 2v2 vector। Now let's take the mod in the both side। So what happens is v0 square plus v1 square will be equals to 4v2 square, क्योंकि वो वाला जो डॉट है वो तो हमारा 0 हो जाएगा। And from the conservation of energy what we have is v0 square minus v1 square, that is equals to 2 v2 square। That's the second equation we have। तो सिंपल सी बात है, हमें जिंदगी में चाहिए जो वो है, चाहिए हमें v1, तो we have to eliminate v2। तो इस वाले को into 2 करके सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर into 2 करके कंपेयर कर दो सिंपली। सो v0 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर 2 v0 स्क्वायर, ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी 3v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v0 स्क्वायर, फाइनल जो है वो है हाफ m v1 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू अगर k है, तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू होगा k/3। तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल्स टू 100/3%, दैट इज 33.33%। ये मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। तो दोस्तों, बेसिक हमारा जो कॉलिजन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, उसको हम सिंपली एक पार्टिकल की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक लिथियम न्यूक्लियस पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, और ये वाला लिथियम न्यूक्लियस के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारा आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फैक्टर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दो। नाउ यहां पर मैंने देखा ये कॉलिजन के बाद जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, ये दोनों आपस में 60 डिग्री एंगल पर हमारा डाइवर्ज हो रहा है। तो अगर अल्फा का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अल्फा पार्टिकल का फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होने वाली है? दैट्स अ क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का फंडे को पूरी तरीके से यहां पर हमें नजरअंदाज करना है। ओके, सो नाउ लेट्स ऑब्जर्व क्या वो कर सकते हैं हम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी को इसका v0 वेक्टर मान लो, दिस इज v1 वेक्टर एंड दिस इज v2 वेक्टर। सो ऑब्वियस बात है, अल्फा का मास को अगर मैं 4m मानता हूं,
तो प्रैक्टिकली मैं लिथियम का मास को मैं 7m डेफिनेटली मान सकता हूं। ठीक है, so what I can write is conservation of linear momentum 4m v0 vector is a 4m v1 vector plus 7m v2 vector. So mm is gone. So what we have is v0 vector equals to v1 vector plus 7/4 v2 vector. That is the initial relation that we have. और दूसरा जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वहां से मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू 4m इंटू v0 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू 4m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 7m इंटू v2 square. So what you have is v0 square equals to v1 square plus 7/4 into v2 square. अब v1 और v2 के बीच का एंगल जो है वो हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो लेट्स टेक द मॉड ऑफ दिस. सो व्हाट वी विल हैव इज v0 स्क्वायर v1 स्क्वायर 49/4 v2 स्क्वायर प्लस 7/4 v1 डॉट v2. ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है. मैं क्या सोचता हूं, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए. तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो v0 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को कंपेयर कर दो तो 7/4 v2 स्क्वायर 49/4 v2 स्क्वायर प्लस 7/4 v1 इंटू v2 ये हमारे पास आ जाएगा. एंड नाउ इसको अगर मैं यहां पर ले आऊं सो मेरे पास आ जाएगा -42/4 v2 स्क्वायर 7/4 v1 v2 4 गॉन तो v1 इक्वल्स टू -6 v2. v1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -6 v2. ये हमारे पास आ चुका है. सो नाउ बेसिकली वी हैव टू एलिमिनेट एवरीथिंग. बेसिकली जो है हमें सब कुछ को एलिमिनेट करना है. हमें तो केवल और केवल v1 से मतलब है, उसके वैल्यू मैग्नीट्यूड से मतलब है. तो किसी भी एक इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी v0 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर v2 जो है वो आएगा v1/6 तो यहां पर आ जाएगा v1 स्क्वायर बाई 36. ये हमारे पास आ जाएगा. राइट. सो ये अगर हमारे पास आ चुका है तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं v0 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 7/144 में 1 ऐड करूंगा तो 7/144 151 इंटू v1 स्क्वायर. सो v1 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 144/151 इंटू v0 स्क्वायर. यानी जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी that will be the initial kinetic energy 7 into 144/151 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारे पास आ जाएगा. कंप्यूट कर लेना. ठीक है,
काफी 7 के नजदीक ही आएगा। खैर एनी हाउ कंप्यूट कर लेना, मैं उस पर अभी दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। उम्मीद है ये वाला चीज हमें समझ में आ गया है। अगर इलास्टिक कोलिजन बोला है तो सिंपली इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करो, कुछ अलग जो है वो डेफिनेटली हमारा नहीं होने वाली है। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंगल थ्रू विच अ ड्यूट्रियम एटम कैन स्कैटर एज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन with the initially stationary proton. Take the mass of neutron to be approximately equals to the mass of proton. ठीक है, यानी प्रोटॉन का मास m मानोगे तो ड्यूट्रियम का मास को 2m मान लो। इलेक्ट्रॉन का मास तो एनीहाउ नेग्लेक्टेड है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? जो मेरे पास है यहां पर अल्टीमेटली एक मास m पड़ा हुआ है और यहां पर एक 2m जो है वो हमारा वेलोसिटी v0 वेक्टर से आ रहा है। एज अ रिजल्ट दे आर स्कैटरिंग, ऑब्लिक कोलिजन है सो दे आर स्कैटरिंग। तो ये अगर हमारा 2m वाला जो है ये हमारा थीटा के साथ स्कैटर कर रहा है और ये m जो है वो कोई एंगल फाई के साथ स्कैटर कर रहा है। वी हैव टू मैक्सिमाइज थीटा, we have to maximize theta in the process। ठीक है, ओके। सो जैसे कि हम करते हैं, इस वाले का वेलोसिटी है मान लो v1 वेक्टर, इस वाले का वेलोसिटी है मान लो हमारा v2 वेक्टर। ठीक है, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो पहला तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं। 2m v0 वेक्टर is equals to 2m v1 vector plus m into v2 vector। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे v2 के से कोई भी एंगल पे जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे v0 और v1 के बीच का एंगल को लेकर भले ही दिलचस्पी हो। ठीक है, सो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, यह बात हमें ध्यान रखना है, जो हमें v2 का कोई भी चीज के साथ जरा सा भी दिलचस्पी जो है वो हमारा नहीं है। तो what we can write is 2 times v0 minus v1 vector, that is equals to v2 vector। So that is the first relation we can write। And another equation will be conservation of energy। So इस पे हम लिख सकते हैं half into 2m into v0 square, half into 2m into v1 square, half into m into v2 square। सो क्या है मेरे पास? हाफ 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 गॉन, m गॉन। सो v2 square equals to 2 times v0 square minus v1 square, as we can clearly see। So यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हम क्या करेंगे, v2 को ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो v2 को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4 times v0 माइनस v1 डॉट v0 माइनस v1 2 times v0 square minus 2 times v1 square। तो what I have is 4, चलो 2 तो काट दो, 2 v0 square plus 2 v1 square minus 4 v0 dot v1, that is equals to v0 square minus v1 square that we have। ओके दोस्तों, तो कैलकुलेशन क्या आएगा ध्यान दो। मेरे पास आ जाएगा 4 v0 v1 cos थीटा डॉट मैंने ले लिया, दैट विल बी इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 3 v1 स्क्वायर। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है,
And now if I write it in this way, this can be written as V0 minus root 3 V1 का होल स्क्वायर प्लस 2 root 3 V0 V1. This can be written. So we can clearly see ये वाला क्वांटिटी जो है that is greater than or equals to 0. So 4 V0 V1 cos theta, that is definitely 2 root 3 V0 V1. ठीक है, एंड तो मेरे पास आ जाएगा cos theta will be greater than or equals to root 3 by 2. Now we know cos theta is a decreasing function. Cos theta is a decreasing function. तो theta जो आएगा that must be less than or equals to 30 degree. So maximum angle of scattering जो आएगा that will be equals to 30 degree. तो मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. मेरे ख्याल से काफी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा. ओके, और ये कब होगा? जब V0 मेरा रूट 3 V1 के इक्वल होगा, राइट? ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कोलिजन के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं. इन क्वेश्चनों में अगेन कोई भी न्यूक्लियर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करो. तो द सवाल इज, मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एक स्टेशनरी बेरिलियम 49 का न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके ये वाला रिएक्शन जो दिया हुआ है वो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारा परफॉर्म हो रहा है. ये वाले रिएक्शन का जो क्यू वैल्यू है दैट इज 5.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, जो हमारा न्यूट्रॉन है वो मैंने ऑब्जर्व किया, जो इनिशियल अल्फा है उसके साथ हमारा 90 डिग्री एंगल बनाता है. तो सवाल यह है न्यूट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें यहां पर ढूंढ के निकालना है. नाउ ऑब्जर्व, देखो ऑब्वियस सी बात है, चाहे रिएक्शन में जो भी हो रहा हो, लीनियर मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड. ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मैं अगर वेलोसिटी को v1 वेक्टर मान लेता हूं, न्यूट्रॉन का वेलोसिटी को अगर मैं v1 वेक्टर बोल देता हूं, मतलब सिनेरियो कुछ इस प्रकार का है. फाइनली जो हमारा न्यूट्रॉन है वो हमारा v1 वेक्टर के साथ ऐसे जा रहा है, और जो हमारा बेरिलियम कार्बन है वो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ v2 वेक्टर के साथ. इसका मास है m, इसका मास है 2m. जो हमारा v0 वेक्टर था वो तो इस डायरेक्शन में था. ठीक है, उसका मास जो था वो डेफिनेटली कितना था? 4m. सो व्हाट आई कैन राइट इज 4m v0 वेक्टर इक्वल्स टू m v1 वेक्टर प्लस 12m v2 वेक्टर. सो मेरे पास आ जाएगा 4 v0 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर 12 v2 वेक्टर. मैंने ऐसे क्यों लिखा? मुझे अगेन v0 और v1 का एंगल मालूम है, वो हमारा 90 है. ठीक है, बाकी इसके बारे में मुझे डेफिनेटली कोई आइडिया नहीं है, तो वो तो मेरा रिडंडेंट क्वांटिटी है. अच्छा, इसके अलावा मैं और एक चीज लिख सकता हूं. दोस्तों ध्यान देना, जो हाफ इंटू 4m इंटू v0 स्क्वायर जो है दैट इज 5.3. ठीक है, और जो हमारा हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर होगा प्लस हाफ इंटू 12m इंटू v2 स्क्वायर जो होगा दैट विल बी 5.3
प्लस जो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू 11। ये तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। सो बेस्ट तरीका ये है, जो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो V1 स्क्वायर प्लस 12V2 स्क्वायर बाई 4V0 स्क्वायर, that is equals to 11 by 5.3. So what I can write is 12V2 square 44 by 5.3 into V0 square minus V1 square. This is the second equation that we can write. And now ये वाले इक्वेशन को अगर मैं डॉट कर लेता हूं, तो 16V0 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर दैट इज 144V2 स्क्वायर, क्योंकि V0 डॉट V1 जो होगा वो तो हमारा डेफिनेटली 0 होगा। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी कैन इजीली सॉल्व। सो दोस्तों ध्यान देना, नीचे वाले इक्वेशन को इंटू 12 करके कंपेयर कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा 16V0 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर 44 इंटू 12 बाई 5.3 V0 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ सिंपली कैलकुलेट, ठीक है, तो मेरे पास 13V1 स्क्वायर जो आ जाएगा, 13V1 स्क्वायर दैट विल बी 44 इंटू 12, दैट विल बी कितना आ जाएगा, 440 प्लस 88 दैट इज 528 बाई 5.3 माइनस 16, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल दो, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो हम निकाल देंगे। तो बाय द वे कितना आएगा, लगभग 184। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें 84 बाई 13, 6 से थोड़ा बड़ा, ठीक है, 6.5 करीबन मान लो, तो V1 स्क्वायर जो होगा वो मेरा 6.5 टाइम्स V0 स्क्वायर आएगा। बट मास वाइज जो है वो तो हमारा 1/4 है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लगभग ध्यान दें तो 6.5 बाई 4, जो कि लगभग 1.5 गुना मान लो, 1.5 इंटू 5.3, ये हमारे पास आने वाला है। थोड़ा सा बढ़ा दो, 8.5-9 करीबन आएगा। तो लगभग जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आएगी, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, I calculated, it came out to be 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन आसानी है, न्यूक्लियर रिएक्शन होने पर भी फर्क कुछ नहीं पड़ता है, हमारा जो कोलिजन का मेन कॉन्सेप्ट है। और अगर स्कैटरिंग हो रही है तो जिनके बीच का एंगल्स हमें मालूम है उसी को लेकर हमें डेफिनेटली आगे की ओर बढ़नी पड़ेगी। इस बात को हमें सबसे पहले समझना है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A hydrogen atom at ground state is moving with a kinetic energy of 30 eV and it collides with deuterium atom at ground state at rest, ठीक है। The hydrogen atom is scattered by 90 degree En जो है वो दोनों के लिए सेम मान लो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है उसको सेम चीज होगा, दोनों इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रियम एटम, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन का मास अगर m है, ड्यूट्रियम का मास को तुम 2m मान सकते हो। तो व्हाट विल बी द इनिशियल सिनेरियो, यहां पर हमारा मास है m, ये मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k0 से जा रहा है, तो ये मेरा m जो है ये मेरा k1 से चला गया है और ये मेरा कुछ काइनेटिक एनर्जी k2 के साथ थीटा एंगल बनाते हुए गया है, मान लो, ठीक है।
ये तो हमारा 90 है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा ही होगा। मैंने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखा हूं क्योंकि मुझे वही तो चाहिए, राइट। अच्छा, ध्यान देना, जो हमारा K1 प्लस K2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30 EV माइनस एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, दोनों में से ये फर्क नहीं पड़ता है मैं हाइड्रोजन पे एक्साइट करूं या ड्यूट्रियम पे एक्साइट करूं, हो सकता है दोनों में एक्साइटेशन हो सकता है केवल एक ही में एक्साइटेशन हो। एक्साइटेशन किस लेवल पे होगा वो भी उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसको हम लोग सारे के सारे एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसका वेलोसिटी को मैं ऑब्वियसली दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम है 2mk0, ठीक है। 2mk0 जो है वो पूरा का पूरा इस पर जाना चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू, इसका मास तो 2m है, तो अंडर रूट 4mk2 cos थीटा। एंड दूसरा जो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं वर्टिकल के बारे में, रूट ओवर 2mk1 अंडर रूट 4mk2 साइन थीटा। ये दोनों रिलेशन जो है वो हमारा वैलिड होना चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हुए। एंड नाउ इफ वी स्क्वायर एंड ऐड, ठीक है, 2m तो काट दो, तो मेरे पास आ जाएगा k0 प्लस k1 दैट इज इक्वल्स टू 2k2, यानी 2k2 माइनस k1, ये तो मेरा 30 EV है, ठीक है। ओके, सो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज अब है, तो एक एक करके सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में ध्यान देते हैं। लेट्स सी, दोनों में से कोई भी क्वांटिटी जो है वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ध्यान देना, जो हमारा K2 का मिनिमम वैल्यू जो है वो तो डेफिनेटली हमारा 15 तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। K1 जो है वो हमारा कितना है, K2 माइनस 30, 2K2 माइनस 30, तो K2 का मिनिमम वैल्यू जो है वो तो हमारा 15 तो होना ही पड़ेगा, राइट, दैट्स फॉर श्योर। ओके, नाउ लेट्स सी। तो पहला केस, none of the atom excited, कोई भी एटम जो है वो हमारा एक्साइट नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी एटम जो है वो हमारा एक्साइट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इस वाले केस में मेरे पास K1 प्लस K2 जो है वो मेरे पास 30 EV आ जाएगा। बट 2K2 माइनस K1 जो है वो तो हमारा 30 EV है ही है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3K2 60 है, तो K2 जो है वो है हमारा, बाय द वे एक सेकेंड, हाँ हमें ड्यूट्रियम K2 तो चाहिए, तो 3K2 जो है वो है हमारा 60, तो K2 जो है वो मेरे पास हो जाएगा 20, तो K2 20 EV, K1 जो है वो आ जाएगा मेरे पास 10 EV। हमें मतलब K2 से है, राइट। नाउ दूसरा केस, one of them excited to n equals to 1, सॉरी 1 बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सॉरी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n equals to 2, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी 10.2 EV, ठीक है।
तो K1 प्लस K2 जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस 10.2, 30 माइनस 10.2 यानी 19.8 EV। ठीक है, तो मेरे पास K2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16.6 EV और K1 जो आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 3.2 EV। ठीक है, राइट। मूविंग ऑन, जो हमारा तीसरा केस है, केस 3। One of them excited to n equals to 3। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा 12.1। सो 12.1 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो K1 प्लस K2 जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 18.9 EV। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें 3K2 का वैल्यू जो आ जा रहा है वो मेरे पास आ जा रहा है 40 कितना आएगा 48.9, तो 16.3 EV यानी K2 जो होगा (16.3 EV) और K1 जो होगा दैट विल बी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई होप मैंने सही किया हूं, हाँ सही किया हूं। ओके दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ाता रहूं। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो बन सकता है, केस 4, 1 इलेक्ट्रॉन हैज गॉन आउट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी कैरी नहीं करेगा, ये इस क्वेश्चन में एजम्पशन रहेगा। इलेक्ट्रॉन डज नॉट कैरी एनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एजम्पशन है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता भी है तो वो कोई भी एक्साइटेशन, कोई भी हमारा एनर्जी लेके नहीं जाता है, क्योंकि अदरवाइज मोमेंटम इक्वेशन वगैरह सब कुछ बदल जाएगा। इस क्वेश्चन में ये वाला एजम्पशन तो डेफिनेटली उसको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं भी किया हुआ है तो वो चीज तो हमारा रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंफिनिटी पे जस्ट गॉन आउट के केस में n इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो मेरे पास K1 प्लस K2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस 13.6। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 17.4 EV। सो अगर मैं दोनों को अगर ऐड करूं तो मेरा K2 जो आएगा इस केस में कितना आएगा, 30 प्लस 17 47.4। ना 47.4 15.8 EV और K1 जो आएगा दैट विल बी 1.6 EV। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज जो है वो डेफिनेटली हमारे पास वो तो रहने वाला ही है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा बाहर निकल भी जाता है, इसमें कैलकुलेशन राइट, एक सेकंड रुक जाओ, 30 माइनस 13.6 सॉरी इट इज 16.4 सॉरी या तो 46.4 आएगा, या 46.4 मतलब कितना हो जाएगा, सो 46.4 15 लगभग जो है 15.4 और रादर अप्रोक्सीमेटेड टू बी 15.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 0.9 EV, स्टिल पॉजिटिव। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, अगला वाला जो हमारा केस है उस केस के बारे में देखते हैं। जो हमारा केस 4 है वो केस क्या है,
both excited to n equals to 2 state। तो ऑब्वियसली बात है, एक को एक्साइट करने में लगता है 10.2, तो दो को करने में जो लगेगा दैट विल बी 20.4। यानी एक्साइटेशन में जितना एनर्जी चला जाएगा दैट विल बी 20.4। यानी व्हाट विल हैव इज K1 plus K2 equals to 9.6 eV। ठीक है, and now if we compute, so 30 plus 9.6, 39.6 by 3, so that will be 13.2 eV, और K1 जो आ जाएगा that will be K1 जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा कितना, -3.6 eV। ठीक है, बट K1 कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो n इक्वल्स टू 2 पर ही दोनों जंप नहीं मार सकता है, तो दोनों का जंप मारने का और कोई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम मिनिमम हमें इन्हीं केसेस में से देखना है। तो जो हमारा E max आएगा दैट E max विल बी 20 eV, एंड जो मिनिमम एनर्जी होगा E min दैट विल बी 15.5 eV। ओके दोस्तों, तो एटॉमिक कॉलिजन्स के रिगार्डिंग जो भी बातें मुझे करनी थी, ठीक है, वो मैं सारे के सारे खत्म कर चुका हूं। सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में जितना भी प्रोफाइल्स बनते हैं, जो सबका एक एक क्वेश्चन मैंने कम से कम यहां पर सॉल्व कर दिया हूं। चाहे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा हो, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, वो सारे प्रोफाइल्स कम से कम एक तो यहां पर डिस्कस हो चुका है। ठीक है, ये वाले टॉपिक में इतना ही डिफरेंट प्रोफाइल्स हमारा बनता है। उम्मीद है ये हमें समझ में आ चुकी है। इसको लेके ज्यादा कोई हमें दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। ओके।